So we have already done clinicals of bones and joints of upper limb. Now we are heading towards pectoral region. पेक्टोरल रीजन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जुगलर नॉच, डेटोपेक्टोरल ट्रायंगल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लेटिज्मा, ब्रेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इट इज़ इंक्लूडेड इन सेकेंड ईयर सिलेबस, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपने पेक्टोरल रीजन के मसल्स करने हैं फ्रॉम केएलएम, ठीक है। इसमें क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले है पॉलीमेस्टिया। पॉलीमेस्टिया, मेस्टिया की टर्म यूज होती है ब्रेस्ट के लिए, ठीक है। सो एम से आप याद रख लें, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। तो पॉलीमेस्टिया इज द डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमरी, यानी मोर देन वन ब्रेस्ट, मोर देन टू ब्रेस्ट विद रूडिमेंट्री निपल और एरियोले। पॉलीथीलिया होता है एक्सेसरी निपल्स विद में अकर इन एक्सिलरी फोसा और इंटीरियर, बिकॉज जब डेवलपमेंट हो रही होती है इनकी, सो देर इज अ कंप्लीट एक निपल लाइन होती है, मेमिलरी लाइन होती है, इसके अलॉन्ग डिफरेंट जगह पर निपल्स डेवलप होते हैं, बट वो सारे रिग्रेस कर जाते हैं, ओनली थोरेसिक रीजन में जो है वो परसिस्ट करते हैं, जो कि अडल्ट बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास एमेसिया विद नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। गायनेकोमेसिया इज एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स व्हिच अकर्स इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेस्टेक्टेक्टमी होती है is the surgical removal of breast or mammary gland. Incisions of breast are usually made radially to avoid cutting the lactiferous ducts. ठीक है, रेडियली का मतलब क्या है कि जो लेक्टिफेरस डक्ट्स होती है ना, वो हमारे पास किस तरह से आ रही होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स आ रही होती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रही हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम इंसीजन देंगे इस तरह से या इस तरह से देंगे तो ये कट होने का खदशा होता है, इसलिए जो हम इंसीजन देते हैं वो हमारे पास रेडियल इंसीजन होता है, जो कि अलोंग द रेडियल मार्जिन होता है, और उसे हम प्रिजर्व करते हैं इन लेक्टिफेरस डक्ट्स को। कैंसर्स में इनफिल्ट्रेट सस्पेंसरी लिगामेंट्स और द ब्रेस्ट देन बिकम्स फिक्स्ड। फिक्स्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट। तो अगर ये इनफिल्ट्रेट हो जाती हैं तो फिर वो इमोबाइल हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। Contraction of the ligaments can cause retraction or puckering of the skin. Infiltration of lactiferous ducts and their consequent fibrosis can cause retraction of nipple, यानी जो निपल है वो बाहर की बजाय अंदर की तरफ जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम retraction of nipple कहते हैं। उसके बाद है पेयोडी ऑरेंज अपेयरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है ब्रेस्ट का, superficial lymph vessels by cancer cells, it produce edema of the skin of the breast and give rise to an appearance like that of the skin of an orange. उसके बाद है कैंसर स्प्रेडिंग। कैंसर कैसे स्प्रेड करता है ब्रेस्ट का इन नियर बाय lymphatic vessels and nodes। तो बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल lymphatics ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन, कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अदर, ठीक है। पहली बात तो वो आपस में एक दूसरे के साथ स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ब्रेस्ट का lymphatic ड्रेनेज है वो मेनली है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, तो वहाँ पर स्प्रेड करता है और उसके थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेक्टोरल स्कैपुलर रीजन और अपर लिम्ब में भी स्प्रेड कर सकता है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ lymph vessels with those in the abdomen, cancer of breast may spread to the liver. Cancer cells may drop into the pelvis producing secondaries there. वहाँ पर secondary जो है वो cancer induce कर सकते हैं by this spreading. Apart from the lymphatics, cancer may also spread through the segmental veins. In this connection, it is important to know that the veins draining the breast that communicate with the vertebral venous plexus. There is a plexus in the vertebral column, ठीक है। वेन्स का एक प्लेक्सस होता है, वहाँ पर अगर स्प्रेड कर जाए तो वो चूंकि ड्रेन करा होता है स्पाइनल कॉर्ड और इन सारे सिस्टम्स को, तो वो वर्टिब्रल कैनाल्स में स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन और कैंसर। उसके बाद है, ये मैंने आपको बता दिया। डायग्नोसिस कैसे इसका हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, इट इज़ द ओनली वे फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे होती है, इंस्पेक्शन है, ठीक है। सिमेट्री, चेंज इन कलर, रिट्रैक्शन इज अ साइन ऑफ कैंसर, डिस्चार्ज फ्रॉम निपल ऑन स्क्वीजिंग इट, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। उसके बाद है कि कैसे आप इसको और मजीद इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पैल्पेट ऑल फोर क्वाड्रेंट्स विद पाम ऑफ हैंड, नोट एनी पैल्पेबल लंप, रेज द आर्म टू फील लिम्फ नोड्स इन द एक्सिला। मेमोग्राम में रिवील कैंसरस मैस। मेमोग्राम इज एक्चुअली एन एक्स-रे ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। उसके बाद आ जाते हैं पोलैंड सिंड्रोम पर। पोलैंड सिंड्रोम इज एन अनकॉमन बट नॉट रेयर यूनिलैटरल कंजेनिटल एनॉमली ऑफ अपर लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है। अपर लिम्ब इसमें सही से डेवलप नहीं होता। लोएस्ट लेवल ऑफ विच इज एजेनेसिस ऑफ द पैक्ट मेजर, ठीक है। सबसे माइनर डिग्री इसमें ये हो सकती है कि पैक्ट मेजर डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, और पैक्ट माइनर। एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड फॉर्म्ड बाय स्किन एंड फेशिया ओवरलाइंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पैक्ट मेजर इज एब्सेंट ऑन द अफेक्टेड साइड, तो वो भी एब्सेंट होगा। एंड द निपल इज मोर inferior than usual. The functional disability is similar to those experienced by a woman following radical mastectomy, removal of the breast and pectoral muscles due to advanced breast cancer. उसी तरह की फीलिंग आएगी पोलैंड सिंड्रोम में जैसे किसी ने रेडिकल मस्टेक्टमी यानी रिमूवल कराया हो ब्रेस्ट टिश्यू का। वीकेंड एडक्शन एंड एक्सटेंशन, बिकॉज पैक्ट मेजर एडक्शन कराया होता है, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होगा तो वीक हो जाएगी एडक्शन। एक्सटेंशन आर्म की वीक हो जाएगी। एंड एबिलिटी टू ड्रॉ द शोल्डर एंटीरियरली, यानी मीडियल रोटेशन थोड़ी सी, लैटरल रोटेशन भी, ये सारा कुछ अफेक्ट होगा। मोर सिवियर फॉर्म्स ऑफ पोलैंड सिंड्रोम इन्वॉल्व breast hypoplasia
the absence of 2 or 4 rib segments and additional developmental deficiencies in the free limb. उसके बाद है both packed major and minor absent, breast hypoplasia and absence of 2 to 4 ribs are seen in this condition. ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं. तो अगर आपको पोलन सिंड्रोम आए तो आप सिर्फ ये भी बता दें इसके फीचर्स, तो दैट इज़ इनफ. ये इतनी डिटेल अगर आप नहीं भी बताएंगे तो सफिशिएंट आंसर आपने दे दिया है. उसके बाद है 75%. अब ये लिम्फ ड्रेनेज बताई हुई है मेमरी ग्लैंड्स की. 75% ड्रेन करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, 20% पैरास्टर्नल में और 5% इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आ जाते हैं एक्जिला पर. एक्जिला में एज यू नो इट इज़ अ पिरामिडल शेप्ड कैविटी और एरिया जिसकी एपिक्स है, उसकी बाउंड्रीज हैं, और ये सारी उसकी एनाटमी के बारे में लिखा हुआ है. गाइडलाइंस दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें समझना चाहें तो मोर देन वेलकम. हम इस वक्त क्लिनिकल्स पर फोकस है हमारा. तो क्लिनिकल्स में इसकी है एक्सिलरी आर्टरी पल्सेशन. आप एक्सिलरी आर्टरी को पल्सेट कर सकते हैं अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल्स ऑफ एक्सिला. यानी जब आप आर्म को एबडक्ट करेंगे तो एक्सिला के लोअर पार्ट पर लेटरल वॉल की तरफ आप इसको फील कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू चेक ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब, द आर्टरी कैन बी इफेक्टिवली कंप्रेस्ड बिकॉज लिम्ब की ब्लड सप्लाई, ब्रेकियल आर्टरी जो है वो एक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांच होती है, टर्मिनल ब्रांच. तो अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो अगर आपकी लिम्ब से ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुक जाएगी. उसके बाद है अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्प की पैरालिसिस. ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेकियल प्लेक्सिस के क्लिनिकल्स हैं और ब्रेकियल प्लेक्सिस इट्सेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अर्ब्स पैरालिसिस में साइट ऑफ इंजरी क्या है? वन रीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस जिसको हम अर्ब्स पॉइंट कहते हैं. अगर आप बीडी खोलें और उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम देखें तो उसके साथ बॉक्स के अंदर जहाँ अर्ब्स पैरालिसिस लिखा हुआ है वहाँ पर अर्ब्स पॉइंट भी मुहैया किया हुआ है, जहाँ पर 5 ब्रांचेस निकल रही होती हैं डिफरेंट डिविजन्स और रूट्स बनकर. उस पॉइंट को हम अर्ब्स पॉइंट कहते हैं. 6 नर्व्स मीट हियर. इंजरी टू द अपर ट्रंक कॉजेज अर्ब्स पैरालिसिस. कॉजेज ऑफ इंजरी क्या है? अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर. यानी जब आपका हेड और शोल्डर का एंगल, यानी अगर ये हेड है और ये शोल्डर है तो जब ये इधर को मूव कर रहा है और इसको इधर, तो जब इनका एंगल ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो अर्ब्स पैरालिसिस होता है. तो यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सिस पड़ा होता है, उसको इस पॉइंट पर इंजरी हो जाती है. ठीक है, बर्ड्स इंजरी हो सकती है क्योंकि जब ड्यूरिंग डिलीवरी आप हेड को जब खींच रहे होते हैं तो उसकी सेपरेशन हो सकती है फ्रॉम द शोल्डर इन दिस वे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस का ये वाला पार्ट डैमेज हो जाए. फॉल ऑन शोल्डर और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. नर्व रूट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? C5 एंड C5 मसल पैरालाइज हो जाएंगे जिसमें बाइसेप्स ब्रेकियाई है, डेल्टॉइड है, ब्रेकियालिस है, ब्रेकियोरेडियालिस है, पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटस. आप मेन याद रख लें जो आर्म के मसल्स हैं वो और डेल्टॉइड. उसके बाद है आर्म के अंदर. आर्म इसमें कैसी होगी? हैंग्स बाय द साइड, इट इज़ अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो अडक्टेड होगी एक तो, और वो मीडियली रोटेटेड होगी. फोर आर्म एक्सटेंडेड होगी, प्रोनेटेड होगी. डिफॉर्मिटी नोन एज पुलिसमैन स्टिप हैंड, यानी इसकी ना स्पेशल एक अपीयरेंस है, एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड, और आपका हाथ जो है ना वो प्रोनेट हुआ होगा. ठीक है, ये बुक में डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं. तो ये इसकी अपीयरेंस है जिसको हम वेटर स्टेप, पॉर्टर स्टेप, पुलिसमैन स्टेप हैंड, ये सारा कुछ इसके दूसरे नाम है. डिसेबिलिटी, द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लॉस्ट: एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन. जो से मसल डैमेज हुए हैं वो जो सी मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे थे वो सारी लॉस्ट हो जाएंगी. देन वी हैव क्लम्पकीज पैरालिसिस. क्लम्पकीज पैरालिसिस में लोअर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सिस में डैमेज होता है और कॉज क्या होती है? अनडू एबडक्शन ऑफ आर्म. इसमें क्या होता है? ये हेड है, ये शोल्डर है और ये आर्म है. ठीक है, इस तरह से कुछ होता है ना इंसान. अब इसमें क्या होता है कि आर्म है जो वो यहाँ है और ये है बॉडी और ये है जी नेक और ये दूसरा आर्म है एंड ऑल दैट. मतलब इस तरह से ये आर्म है, आर्म की और बॉडी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एंगल बन जाता है, इसकी अनड्यू सेपरेशन हो जाती है. इसके नतीजे में जो इंजरी होती है दैट इज़ क्लम्पकीज पैरालिसिस. इसमें मसल्स कौन से पैरालाइज हो जाते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, बिकॉज ये जो लोअर ट्रंक है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, ये अल्नर नर्व और मीडियन नर्व वगैरह को सब ब्रांचेस दे रहा होता है, फाइबर्स दे रहा होता है, और अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स. डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द हैंड, इसमें क्लॉ हैंड बन जाता है. ठीक है, क्योंकि अल्नर नर्व डैमेज की वजह से क्लॉ हैंड बनता है. क्लॉ हैंड ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर. क्लॉ हैंड कैसा होता है? जिसमें आपका रिस्ट जॉइंट जो है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स एक्सटेंड होते हैं और इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स. क्लॉ की तरह का हाथ बन जाता है. इसकी भी बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगी. अगर आप डायग्राम से याद रखेंगे तो ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी. उसके बाद है डिसेबिलिटी, कंप्लीट क्लॉ हैंड. कंप्लीट क्लॉ हैंड में क्या होता है? क्यूटेनियस, अच्छा इसके अलावा कंप्लीट क्लॉ हैंड हमने पढ़ लिया है. क्यूटेनियस एनेस्थीसिया एनाल्जीसिया हो जाता है जहाँ पर अल्नर नर्व और रेडियल नर्व और मीडियन नर्व ये वाली स्किन को सप्लाई कर रहे होते हैं, उस जगह पर एनेस्थीसिया हो जाता है. एनाल्जीसिया यानी पेन भी फील नहीं होती और कोई सेंसेशन भी फील नहीं होती.
हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है इफ T1 इज इंजर्ड प्रॉक्सिमल टू वाइट रेमस कम्युनिकेंस द फर्स्ट 36 सिंपैथेटिक गैंग्लियन देयर इज टॉसिस मायोसिस, क्योंकि हमारे पास जो हेड एंड नेक में प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाने वाले, आईलिड्स को खोलने वाले जो मसल्स हैं, इनकी सिंपैथेटिक सप्लाई T1 से आ रही होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। तो जब T1 के लेवल पर अगर डैमेज हुआ है तो हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेजोमोटर चेंजेस में स्किन एरिया विद द सेंसरी लॉस इज वार्मर ड्यू टू आर्टेरियोलर डायलिटेशन एंड इज आल्सो ड्रायर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग एज देयर इज लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई। उसके बाद है ट्रॉफिक चेंजेस, नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, नर्व ऑफ बेल। ठीक है, जब सेरेटस इंटीरियर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विंग शोल्डर वाला सेरेटस इंटीरियर को जब हमारे पास जो नर्व सप्लाई करती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, उसकी इंजरी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि विंग पोजीशन हो जाती है स्कैपुला की विंग लाइक। ठीक है, एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जिसको विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। कॉजेज क्या हो सकती हैं? कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर, सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर फ्रॉम अबव, नॉर्मली द पुल ऑफ मसल कीप द मीडियल बॉर्डर अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। तो उसने उसको इस तरह से पुल किया होता है। असल में अगर ये मेरे पास स्कैपुला है ना, तो जो सेरेटस इंटीरियर ना वो उसकी मीडियल साइड पर लगा होता है और उसने इस तरह से एंटीरियरली आकर वो अगले रिब्स की तरफ राउंड होता है, रिब्स के ऊपर आकर अटैच होता है। तो जो इसको पीछे जाने से रोकता है और इसको आगे की तरफ खींच के रखता है। जब ये ख़राब हो जाता है ना, तो ये पीछे को चली जाती है और प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि पीछे स्किन होती है तो विंग लाइक शेप बन जाती है। ठीक है, मोर ओवर डिसेबिलिटी में लॉस ऑफ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शंस ड्यूरिंग अटेम्प्ट एट पुशिंग देयर अकर्स विंगिंग ऑफ स्कैपुला, आर्म कैन नॉट बी रेज्ड बियॉन्ड 90 डिग्री, ओवरहेड abduction इज नॉट पॉसिबल एज इट इज परफॉर्म बाय द serratus इंटीरियर मसल। देन वी हैव अगेन विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम इस पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। एन्यूरिज्म कहते हैं डायलेटेशन, एबनॉर्मल डायलेटेशन इन एनी आर्टरी। वीनस डायलेटेशन हो तो उसे हम वेरिकॉज वेन्स कहते हैं। आर्टीरियल डायलेटेशन हो जाए तो उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और ये क्यों ख़तरनाक होते हैं? क्योंकि आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आर्टरी के अंदर अगर एन्यूरिज्म बनेगा तो उसके रप्चर होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एनलार्ज हो सकती है और ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक को कंप्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से अर्ब्स पैरालिसिस वाले सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। और ये क्यों होती है? किन लोगों में होती है? बेसबॉल पिचर्स में होती है, फुटबॉल क्वार्टरबैक्स में होती है, बिकॉज ऑफ देयर रैपिड एंड फोर्सफुल आर्म मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, सो दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है व्हेन एक्सिलरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड, अ कोलेटरल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। अपने अगर स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस पड़ा हुआ एनाटमी में, तो वो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस के दरमियान हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट होता है फॉर सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। उसके बाद है इंजरीज टू एक्सिलरी वेन, वुंड इन द एक्सिला ऑफन इन्वॉल्व एक्सिलरी वेन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सपोज पोजीशन। अब इसकी वजह से जब ये डैमेज हो जाता है, वुंड इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सिलरी वेन इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस। क्यों? क्योंकि एक तो ये मोटी होती है, ये ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज कर सकती है, और ये हमारे पास एयर एम्बोलिज्म कॉज कर सकती है इन द ब्लड। ठीक है, ये आपको सेकंड ईयर में पता चलेगा ये एयर एम्बोलिज्म कैसे कॉज करती है, बट अभी आप इतना याद रख लें कि ये कॉज कर सकती है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है बैक के क्लिनिकल्स में। बैक के क्लिनिकल्स में आपको मसल मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, कुछ स्पेसेस होती हैं, वो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन इधर बताया हुआ है। ठीक है, लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेट है। ठीक है, ये बीडी में भी लिखे हुए हैं, या आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम रेस्पिरेटरी साउंड सुनते हैं। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन हम इसको कहते हैं इसलिए हैं, जब हम बैक से रेस्पिरेटरी साउंड सुनते हैं तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पर सुनते हैं। और आपने इसकी बाउंड्रीज याद रखनी है कि मीडियली लैटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस होता है, लैटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है, इंफीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई होता है। ठीक है, ये इसकी आपको विद द पिक्चर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और जो लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेट है, ये भी ट्रायंगुलर है, और ये लंबर हर्निया की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन्स हर्निएट करके बैक साइड पे आ सकती हैं। इसकी भी बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, पिक्चर की मदद से आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्कैपुलर रीजन पर। स्कैपुलर रीजन पर हमने विंगिंग ऑफ स्कैपुला पढ़ लिया है। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल था। ठीक है, और एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसेस और वो मैंने आपको बता दिया। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड, दे शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। ये भी एमसीक्यू आता है। एक्सिलरी नर्व डैमेज, द एक्सिलरी नर्व में बी डैमेज बाय डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर और द फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और डेल्टॉइड में गलत इंजेक्शन दें तो भी हो सकता है। ठीक है, और ये अगर डैमेज हो जाएगी तो शोल्डर का जो एक प्यारा सा राउंड कॉन्टूर है वो ख़राब हो जाएगा, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा, और आप 90 डिग्री तक, जो 0 से 90 डिग्री तक की एबडक्शन है
वो डेल्टॉइड से होती है, आप वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन वी हैव there is a sensory loss over the lower half of deltoid in a badge like area called regimental badge. यहाँ पर क्यों सेंसरी लॉस होता है? क्योंकि एक्सिलरी नर्व की एक क्यूटेनियस ब्रांच है जो इस एरिया की स्किन को सप्लाई करती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाता है, जिसको उस एरिया को हम रेजिमेंटल बैच कहते हैं। उसके बाद है सब एक्रोमियल बर्साइटस। सब एक्रोमियल बर्साइटस कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ पर होती है उसके नीचे से हमारे पास इधर से डेल्टॉइड मसल आ रहा होता है, तो इसके और इसके टेंडन के दरमियान, और दूसरे मसल्स के भी टेंडन होते हैं नीचे, तो उन टेंडन के और इस बोन के दरमियान फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ बर्सा। और बर्सा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है। तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो जाता है, ठीक है। और हाउएवर व्हेन द आर्म इज abducted, when the arm is abducted, pressure over the same point causes no pain. इन सब अच्छा शुरू से पढ़ते हैं। इन सब acromial bursitis, pressure over the deltoid below the acromion with the arm by the side causes pain. जब इसकी इन्फ्लेमेशन हुई हो तो पेन होती है, लेकिन जब आर्म को हम एबडक्ट करते हैं तो पेन नहीं होती, बिकॉज द बर्सा डिसअपियर्स अंडर द एक्रोमियन, जिसको हम डॉपर साइन कहते हैं। तो हम चेक करते हैं इस तरह पेशेंट को कि पेशेंट को बर्साइटिस है या नहीं है, कोई और वजह तो नहीं है इस पेन की, ठीक है। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम इस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद है रप्चर ऑफ रोटेटर कफ। रोटेटर कफ, रप्चर ऑफ रोटेटर कफ में अकर बाय क्रोनिक वियर एंड टियर और एन एक्यूट फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच आर्म एंड इज मैनिफेस्टेड बाय सीवियर लिमिटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट मोशन, चीफली एबडक्शन। इसकी वजह से एबडक्शन ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात क्यों क्यों हो सकती है? ज़्यादा मसल्स को यूज़ करेंगे वियर टियर की वजह से और एक्यूट फॉल की वजह से, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमनली मोस्ट फ्रीक्वेंटली सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन रप्चर होता है बाय फ्रिक्शन अमंग मिडिल एजेड पर्सनस, ठीक है, जिसमें डिजेनरेटिव इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं। वैसे ही एजिंग की वजह से वो उसमें चेंजेस आए होते हैं और वो वीकन होने की वजह से रप्चर हो सकता है, ठीक है। और जिसमें पेनफुल एबडक्शन ऑफ द आर्म और अ पेनफुल शोल्डर विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस रोटेटर कफ रप्चर। उसके बाद मस्कुलोकुटेनियस नर्व इंजर हो जाए तो जिन चीज़ों को सप्लाई करती है वो ख़राब हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। रेडियल नर्व इंजरी में भी ये तो आप खुद भी बना सकते हैं, इनकी सप्लाई याद हो तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पैरालाइज हो जाएंगी। ब्रेकियल पल्सेशंस आर फेल्ट, यानी ब्रेकियल आर्टरी को आप फील कर सकते हैं। जो अगर आप अपनी बाइस आर्म को फ्लेक्स करें और एल्बो के लेवल पर बाइसेप के टेंडन को फील करें, उसके बिल्कुल मीडियली हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी पड़ी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहीं पर हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद है पोपाइज डिफॉर्मिटी। पोपाइज डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि बाइसेप्स मसल पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से उसका टेंडन जो है वो डिस्टल एंड से रप्चर कर देता है और बाइसेप्स मसल की जो बेली है वो एक्यूमुलेट हो जाती है अपर एंड ऑफ आर्म पर, जिसकी वजह से एक बल्ज बन जाता है, पेनफुल बॉल बन जाती है। इसको हम कहते हैं पोपाइज डिफॉर्मिटी या पोपाइज साइन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द बॉल शेप्ड बाइसेप्स ऑफ अ पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर दैट इज पोपाई। पॉसिबल कॉजेज क्या हैं इसकी? आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, इंजरी हुई फ्रॉम अ फॉल। सिम्टम्स क्या है? हेयरिंग और फीलिंग अ पॉप व्हेन द टेंडन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द बोन। आपको पॉप नजर आएगा, एक बल नजर आएगा अपर पार्ट ऑफ आर्म पर, अ सडन शार्प पेन इन योर आर्म, ब्रूजिंग, सोरनेस और टेंडरनेस इन द अपर आर्म, वीकनेस इन योर शोल्डर एंड एल्बो। Then our next clinical is about arterial blood pressure is determined by occluding and opening the brachial artery with the help of rotator cuff, जिसमें हम स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है। वेनी पंक्चर का क्लिनिकल है कि जो हम वेनी पंक्चर परफॉर्म करते हैं सैम्पलिंग के लिए या रिप्स के लिए, वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं? उसमें हम एक टॉर्निक्वेट यानी एक इलास्टिक टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बांधते हैं, ब्लड सप्लाई को अक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और वीनस रिटर्न को ऑक्लूड कर देते हैं, वेन्स डिस्टेंड हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, पैल्पेबल हो जाती हैं। फिर आप किसी वेन को पैल्पेट करते हैं, मोस्टली आप जो ब्रेक क्यूबिटल वेन है या मीडियल क्यूबिटल वेन को करते हैं, ठीक है, ड्राइंग ब्लड के लिए, ठीक है। और फ्लूइड वगैरह डालने हो तो हम सिफेलिक और बेसालिक वेन्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो ओरिजिनेट कर रही होती हैं आपके हैंड और अपर डॉर्सम ऑफ द हैंड के लेवल पर, ठीक है। इनके अंदर हम वेनी पंक्चर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है वाई मीडियल क्यूबिटल वेन इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। द मीडियम क्यूबिटल वेन इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन के तो एक तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, इट इज़ यूज फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। जो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, जब कोई क्लॉट बन जाए तो हम जो हार्ट के अंदर कैथेटर डालते हैं वो हम इसी वेन के थ्रू डालते हैं अप टू द हार्ट। इट इज़ यूज टू विदड्रॉ ब्लड एज वेल। अगर ये एब्सेंट हो तो फिर हम बेसालिक वेन को प्रेफर करते हैं। इन सम पीपल आपके पास ये एब्सेंट भी हो सकती है। In all these cases, radial nerve palsy, musculospiral nerve palsy, crutch paralysis, Saturday night paralysis, honeymoon palsy, and wrist drop, radial nerve gets damaged near the axilla in arms, so they have similar symptom.
ये अभी हम बारी-बारी इनको पढ़ते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी में आप ये पर्सन देख रहे हैं कि कैसे बैठा हुआ है। इस तरह इसके पोस्चर की वजह से यहाँ पर हमारे पास रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? रेडियल नर्व जब डैमेज हो जाती है तो उसके रिस्ट ड्रॉप वाले फीचर्स रिस्ट ड्रॉप होने लग जाता है एंड दिस पाल्सी इज़ नोन एज़ रिस्ट सैटरडे नाइट पाल्सी। उसके बाद है क्रच पैरालिसिस। जो पर्सन क्रचेस यूज़ करते हैं, जिनकी टाँगों में कोई प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते, तो उन क्रचेस की वजह से भी बिल्कुल इसी जगह पर जो है उन क्रचेस के कंटिन्यूअस यूज़ की वजह से प्रेशर पड़ता है और डैमेज हो जाती है रेडियल नर्व इस जगह पर भी और यहाँ पर स्पाइरल ग्रूव के अंदर भी, ठीक है? तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से अगेन जो है वो रिस्ट ड्रॉप भी होता है और जो इसके सप्लाइंग मसल्स हैं वो पैरालाइज़ हो जाएँगे एंड रिलेटिव मूवमेंट्स गेट लॉस्ट। इसको हम क्रच पैरालिसिस कहते हैं। रिस्ट ड्रॉप क्या है? इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट इज़ कॉज्ड बाय रेडियल नर्व इंजरी। इसमें क्या होता है, रिस्ट आपकी ड्रॉप कर जाती है, ठीक है? फिंगर्स एक्सटेंड नहीं होती मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर, ठीक है? और उसके बाद है द रिस्ट रिमेन्स पार्शियली फ्लेक्स्ड ड्यू टू एन अपोजिंग एक्शन ऑफ फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, क्योंकि उसको फ्लेक्सर मसल्स फ्लेक्शन की तरफ खींच रहे होते हैं, एक्सटेंसर्स उनको वर्क नहीं कर रहे, वो नहीं एक्सटेंड कर पा रहे, तो वो आर्म फ्लेक्स रह जाती है, ठीक है? एज अ रिजल्ट एक्सटेंसर मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रिमेन पैरालाइज्ड। देन वी हैव द क्लिनिकल्स ऑफ फोर आर्म्स। फोर आर्म्स में है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सबसे पहले इसके बारे में 2-3 बातें लिखी हुई हैं कि इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बल्की मसल है फोर आर्म का। इट प्रोवाइड्स मेन ग्रिपिंग पावर टू हैंड। इट इज़ अ हाइब्रिड मसल। 2 नर्व्स हैं इसके जो सप्लाई करती हैं, वन इज़ द अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, ठीक है? अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। उसके बाद है रेडियल आर्टरी। इट इज़ यूज्ड फॉर फीलिंग द आर्टेरियल पल्स एट रिस्ट। रिस्ट पर जो हम पल्स फील करते हैं दैट इज़ ऑफ द रेडियल आर्टरी। उसके बाद है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे सारे हैंड के छोटे-छोटे मसल्स को कंट्रोल करती है। म्यूजिशियन जो गिटार या वायलिन प्ले कर रहे होते हैं, तो उनकी हैंड की बड़ी स्किल्ड मूवमेंट चाहिए, तो वो कंट्रोल कर रही होती है अल्नर नर्व, ठीक है? एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एट फॉलोइंग 3 साइड्स। ये एल्बो पर बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल जो हमने एल्बो जॉइंट में भी पढ़ा था। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आर पैरालाइज्ड क्योंकि ये इनको सप्लाई कर रही होती है। जो लेटरल हाफ है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, वो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। Medial border of forearm becomes flattened. An attempt to produce flexion results in abduction. ये सारी मूवमेंट्स आपकी क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स की मेन सप्लाई अल्नर नर्व से आ रही होती है। फ्लेक्शन ऑफ टर्मिनल फ्रिंजेस ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर इज लॉस्ट क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। उसके अंदर भी अल्नर नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। पहली बात तो हमने पढ़ी ना कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे, ठीक है? अब हम पढ़ें क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के अंदर हो सकती है। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के अंदर कैसे हो सकती है? इट इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्रेशन ऑन द अल्नर नर्व इन द क्यूबिटल टनल। क्यूबिटल टनल मीन जो हमारे पास behind the medial epicondyle funny bone between two heads of the flexor carpi ulnaris muscle, यानी थोड़ा सा मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे ही होगा ये भी, बट ये उससे थोड़ा सा लोअर लेवल होगा। इट्स साइन एंड सिम्टम्स आर सीन एज अल्नर नर्व लीजन बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। उसके बाद है अल्नर नर्व लीजन एट रिस्ट। रिस्ट के लेवल पर होगी तो अल्नर क्लॉ हैंड बनेगा, जो हमने क्लम्कीज पैरालिसिस में भी पढ़ा था। इन्वॉल्व मेनली द रिंग एंड लिटिल फिंगर्स। अल्नर क्लॉ हैंड इज कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग साइंस। मैंने आपको तब भी बताया था हाइपर एक्सटेंशन होती है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स पर और फ्लेक्शन होती है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर, ठीक है? इतना आपको पता है तो ये ठीक है। उसके बाद है सेंसरी लॉस कहाँ होता है? अगर आपको हैंड की सेंसरी सप्लाई पता है कि आपको पता है कि अल्नर नर्व जो है वो मीडियल 1/3 ऑफ द पाम को सप्लाई कर रही है और मीडियल 1/3 एंड हाफ फिंगर्स इंक्लूडिंग देयर नेल बेड्स, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ये सेंसरी लॉस हो जाएगा इन एरियाज़ में। वेज़ोमोटर चेंजेस क्या है कि जहाँ-जहाँ मसल्स जो हैं वो पैरालाइज़ हो गए हैं, वहाँ-वहाँ जो ऑब्वियसली और जो स्किन एरियाज़ हैं जहाँ सेंसरी लॉस हो गया है वो वार्म हो जाएंगी क्योंकि वहाँ आर्टेरियोलर डायलिटेशन हो जाएगी। मोर ओवर स्केली ड्राई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि वो भी नर्व्स के अलोंग ये सारी चीज़ें सिंपैथेटिक सप्लाई के कंट्रोल में होता है। आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन और स्वेटिंग प्रोड्यूस करना, तो जब वो भी नर्व फाइबर्स के अलोंग आ रही है, जब नर्व भी डैमेज हो गया है तो ये सारे फाइबर्स भी डैमेज हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें भी इम्पेयर हो जाएंगी। Nails crack easily with atrophy of pulp of fingers. The patient is unable to spread out the fingers due to paralysis of the dorsal interossei. तो यानी फिंगर स्प्रेड नहीं कर पाएगा। और ulnar nerve injury at the wrist can be excluded by Froment sign or the book test, which tests the adductor pollicis muscles. When the patient is asked to grasp a book firmly between the thumb and other fingers of both the hands, the terminal phalanx of the thumb on the paralyzed side become flexed at the interphalangeal joint. जो thumb का जो terminal phalanx है ना, जो लास्ट वाला टिप है, टिप वाली बोन है, वो फ्लेक्स हो जाएगी जिस पेशेंट में लीजन होगी, ठीक है, उस हैंड की। और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस साइड पे जो है वो इस पर्सन को मसला है रिस्ट अल्नर नर्व डैमेज है रिस्ट के लेवल पर। उसके बाद है इफ़ द अल्नर आर्टरी अराइजेस हाई फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी, अगर वो जल्दी अराइज हो जाए ब्रेकियल आर्टरी से फ्रॉम दिट्स नॉर्मल पॉइंट अराउजल
सो द नेक्स्ट वन इज़ द मीडियन नर्व। ये कहाँ कहाँ डैमेज हो सकती है? इट कंट्रोल्स कोर्स मूवमेंट्स ऑफ हैंड, सप्लाइज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग मसल्स ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म के फ्लेक्सिव कंपार्टमेंट्स के मसल्स को ये सप्लाई करती है। इट इज़ कॉल्ड लिबरल नर्व और आई ऑफ हैंड एज इट इज़ सेंसरी टू मोस्ट ऑफ द हैंड, यानी हैंड को जो मोस्ट ऑफ द सेंसरी सप्लाई इट इज़ बाय द मीडियन नर्व। इट इज़ इंजर्ड एट, अब इसके इंजरी के क्या क्या लेवल्स हैं? सबसे पहले है अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ये हमने ह्यूमरस में भी पढ़ा है कि अगर इसका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो तो उसमें इसके क्लोजेस्ट रिलेशन में आ रही होती है मीडियन नर्व, तो वो डैमेज हो सकती है। और अब ये किन किन मसल्स को सप्लाई करती है? वो वाले मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे और जो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो पेशेंट इज अनेबल टू बेंड टर्मिनल फीलिंग्स ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फीलिंग्स। उसके बाद फोर आर्म इज केप्ट इन सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर्स, जिनको भी मीडियन नर्व सप्लाई करी होती है। हैंड इज अडक्टेड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, और फ्लेक्शन एट रिस्ट इज वीक, क्योंकि फ्लेक्सर्स जो हैं वो मीडियन नर्व सप्लाई करी होती है उनको। फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर इज लॉस्ट, क्योंकि जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसके भी जो लॉन्गर पार्ट है मेजर पोर्शन को मीडियन नर्व सप्लाई करी है, बाकी उसके अल्नर हेड को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो इंडेक्स और फिस्ट नहीं बना सकता जो जिस पर्सन को मीडियल नर्व इंजरी होती है, सो दैट इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर रिमेन स्ट्रेट वाइल मेकिंग अ फिस्ट, तो वो दोनों स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, इसको हम पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। उसके बाद है इसके नतीजे में जो हैंड की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है उसको हम एप और मंकी थंब डिफॉर्मिटी कहते हैं, जैसे अल्नर नर्व में क्लॉ हैंड कहते हैं। और अगर हमारे पास रेडियल नर्व डैमेज हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप होता है। बिल्कुल इसी तरह मीडियन नर्व में एप और मंकी थंब डिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि थिन आर्म मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। और जिस पार्ट ऑफ द स्किन को जो कि लेटरल 3.5 डिजिट है उनको ये सप्लाई करती है, वहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाएगा, वहाँ ड्राई होगा, स्किन वार्म होगी और स्केली होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी मीडियन नर्व। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कार्पल टनल सिंड्रोम, वेरी मच आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसमें भी मीडियन नर्व की इंजरी होती है, बट कार्पल टनल में इंजरी होती है। कार्पल टनल एक टनल बनी होती है हमारे रिस्ट के लेवल पर, और यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम सॉरी, उसकी जो है वो रूफ बना रहा होता है, और बेस में उसकी बोन्स होती हैं, और बीच में हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज और नर्व्स ट्रैवल करी होती हैं। तो अगर कार्पल टनल, ये जो कार्पल टनल है इसकी कंप्रेशन हो जाए तो इसके नतीजे में जो नर्व डैमेज होती है, मोस्ट प्रोन टू डैमेज होती है, दैट इज़ द मीडियन नर्व। ठीक है, और रिजल्टिंग सिंड्रोम हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके नतीजे में वही चीज़ें होंगी जो भी हमने मीडियन नर्व के डैमेज में पढ़ी हैं। एप लाइक हैंड होगा, और अच्छा इसमें बस ये फ़र्क होगा कि यहाँ पर जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है, ठीक है, ये डैमेज नहीं होगी, बिकॉज वो फ्लेक्सर यानी कार्पल टनल में एंटर होने से पहले ही वो वाली ब्रांच वो दे देती है, दैट्स वाई वो नहीं ही डैमेज होगी। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद देयर आर एबनॉर्मल सेंसेशंस इन लेटरल 3.5 डिजिट्स। अच्छा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जब नर्व का लीजन हो यानी पूरी डैमेज हो तो उसकी सेंसेशन लॉस हो जाती हैं कम्प्लीटली। यूजुअली मसल्स में चाहे नर्व लीजन हो या नर्व कंप्रेस हुई हो, दोनों केसेस में ही मसल एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जो सेंसरी पोर्शन है ना, स्पेशली पेन, अगर नर्व पूरी डैमेज हुई है तो पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, अगर नर्व कंप्रेस हुई है तो पेन की सेंसेशन ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि एबनॉर्मल सेंसेशंस आती हैं लेटरल 3.5 डिजिट्स पर, एंड पाल्मर क्यूटेनियस जो ब्रांच है वो वाली स्पेयर हो जाएगी, उसका जो एरिया ऑफ सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैलेंस टेस्ट। इसके लिए मैंने वीडियो ऐड कर दी है, तो वो आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि फैलेंस टेस्ट क्या है। To perform the Phalen's test, ask your patient to flex his wrists maximally and hold the dorsal side of his hands together for 1 minute. The test is positive if the patient experiences tingling in the thumb, index finger, middle finger, and a lateral half of the ring finger, which indicates carpal tunnel syndrome by pressure on the median nerve. देन वी हैव प्रोनेटर सिंड्रोम। प्रोनेटर सिंड्रोम में क्या होता है? अगेन कंप्रेशन इज ऑफ मीडियन नर्व, लेकिन कहाँ पर हो रही है? नियर द एल्बो बिटवीन हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीडीज। उसके दोनों हेड्स, प्रोनेटर टीडीज के दो हेड्स होते हैं, उन दोनों हेड्स के दरमियान में हमारे पास मीडियन नर्व गुजर रही होती है व्हेन इट क्रॉसेस द एल्बो जॉइंट। तो वहाँ पर इसको अगर डैमेज हो जाए, कंप्रेशन हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और मसल हाइपरट्रोफी, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम। उसके नतीजे में आपको पेन होगी फोर आर्म में, लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, रिपीटेड प्रोनेशन अकर्स, बार बार प्रोनेशन होगी। ठीक है, और अगर दोनों दोनों नर्व्स पैरालाइज्ड हो जाएंगी तो द रिजल्ट इज़ कंप्लीट क्लॉ हैंड। पल्स रेट इज़ डिटर्मिन। अच्छा, ये नेक्स्ट है। ठीक है, इस कंडीशन में प्रोनेशन होती है बार बार। वो क्यों होती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नर्व यहाँ पर कंप्रेस हुई है, ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं हुई,
जिसकी वजह से उसकी माइल्ड कंप्रेशन की वजह से जो उसका फायरिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब फायरिंग रेट ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोनेटर्स को भी सप्लाई कर रही होती है, तो प्रोनेटर जो है वो अनड्यूली एक्टिवेट हो जाते हैं और रैपिड प्रोनेशन करवाने लग जाते हैं। उसके बाद है पल्स रेट इज डिटर्मिन्ड बाय पैल्पेटिंग रेडियल आर्टरी एट रिस्ट। ये आपने दोनों को टेंडेंस याद रखने हैं, फ्लेक्सियो कार्पा रेडियालिस एंड एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट बिकॉज हियर इट लाइज ऑन फ्लैट रेडियस। तो यहाँ पर हम पल्स रेट मेजर करते हैं। उसके बाद है इंजरी टू द रेडियल नर्व इन रेडियल नर्व पाल्सी, मस्कुलोस्पाइरल नर्व पाल्सी, क्रच पैरालिसिस, सैटरडे नाइट पैरालिसिस, हनीमून पाल्सी एंड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, दे ऑल रिजल्ट इन द रेडियल नर्व पैरालिसिस। इसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रिस्ट ड्रॉप होता है, उसके बाद सेंसरी लॉस होता है, वेयर नैरो स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म एंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, द पार्ट ऑफ द स्किन विच इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। उसके बाद इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म हैंड बिकॉज ऑल एक्सटेंसर्स आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। ट्राइसेप्स इज नॉट completely paralyzed but only weakened because only medial head is affected। ठीक है, दैट्स वाई ट्राइसेप्स इज नॉट completely paralyzed, क्योंकि ट्राइसेप्स के जो बाकी दो हेड हैं उनको अर्ली ही एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर देती है। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस अ वीकनेस ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ हैंड। सो नेक्स्ट क्लिनिकल, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें बताया गया है, ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी में किस तरह का हाथ हो जाता है, इसको हम बिशप्स हैंड भी कहते हैं। रिस्ट ड्रॉप क्या है? रेडियल नर्व इंजरी। और क्लॉ हैंड क्या है? अल्नर नर्व इंजरी में। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी में जो हैंड होता है इसे हम एप और मंकी डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, मंकी हैंड भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हैंड पर। हैंड पर आपने जो चीज़ें करनी है, दिस इज़ these are important, blood supply, nerves, arches, spaces especially very very important। हम चूँकि क्लिनिकल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले है एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको एक वीडियो डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, आपको एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो देखकर समझ आ गई है तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, Conduct the test. Ask your patient to open and close the hand several times as quickly as possible and then squeeze the hand tightly. Then compress the radial and the ulnar arteries with your thumbs. Hold it quickly and then ask your patient to open the hand and release the radial artery. And you can see how the blood is streaming back into the hand quickly. We will now repeat the same process and release the ulnar artery. This test determines the patency of the ulnar and radial arteries. With a healthy artery, the blood should stream back into the hand quickly. नेक्स्ट इज डेप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। डेप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि जो आपका पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अल्नर साइड की यानी जो हमारे पास मीडियल साइड है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से जो रिंग फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं और वो स्ट्रेट नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना पाल्मर एपोन्यूरोसिस, तो दैट्स वाई। तो रिंग फिंगर इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। एंड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, जो फाइब्रोसिस हो जाती है जिस पार्ट की या जो इन्फ्लेम्ड पार्ट होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस का, उसको हम जो है वो एक्सरसाइज कर देते हैं सर्जिकली, और फिर वो जो है वो कॉन्ट्रैक्चर सही हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ द कॉन्ट्रैक्चर इज़ लाइक, ये उसकी डायग्राम बनी हुई है। देन वी हैव गायोन्स कैनाल और अल्नर कैनाल सिंड्रोम। इट इज़ एन इंट्रैपमेंट ऑफ अल्नर नर्व इन द गायोन्स कैनाल। ठीक है, जैसे कार्पल टनल में मीडियन नर्व ट्रैप हो जाती है, यहाँ पर अल्नर नर्व ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से पेन, नमनेस, टिगलिंग होती है रिंग और लिटिल फिंगर्स पर, फॉलोड बाय लॉस ऑफ सेंसेशंस। इसके सिम्टम्स अल्नर नर्व इंजरी की तरह ही होती हैं जो हमने क्लॉ हैंड वाला पढ़ा था। इट कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व। द एनाटॉमिकल बाउंड्रीज ऑफ गायोन कैनाल इंक्लूड, इसकी रूफ यानी इसके ऊपर होता है हमारे पास वोलर कार्पल लिगामेंट, फ्लोर में होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ठीक है, और इन बिटवीन हमारे पास गायोन कैनाल होती है जहाँ पर अल्नर नर्व होती है। नोट दैट द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट स्पैन्स गायोन कैनाल एज द फ्लोर एट द अल्नर साइड ऑफ द हैंड। ठीक है, यानी ये वहाँ पर उसको थोड़ी सी जगह छोड़ देता है एट द अल्नर साइड बिफोर सीमलेसली ट्रांजिशनिंग टू इट्स पोजीशन एज अ रूफ ऑफ कार्पल टनल। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊँ, सो देन वी हैव, ये आपको ये बाउंड्रीज की सारी मैं उस पिक्चर से समझा देती हूँ। सो इस डायग्राम के अंदर आपको जो लेबलिंग में गायोन्स कैनाल नज़र आ रही है, दैट इज़ द गायोन्स कैनाल। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास वोलर कार्पल लिगामेंट है और इसके नीचे फ्लोर में ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है। ठीक है, और इसके कंटेंट्स में यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो अल्नर नर्व है और इट इज़ अटैच टू। देन वी हैव वोकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। वोकमैन कॉन्ट्रैक्चर क्या है, जिसमें फोर आर्म के मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है। ठीक है, एंड इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्कीमिया। इसको इस्कीमिक वोकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर भी कहते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि इस्कीमिया हो जाता है, या तो
ब्रेकियल आर्टरी का इस्कीमिया हो जाता है, उसमें कोई ब्लॉकेज है या वो कंप्रेस हो गई है, वट एवर, अल्नर और रेडियल आर्टरी की कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके नतीजे में क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड्स, फिंगर्स एंड रिस्ट, इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, इट इज़ एन इस्कीमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फिंगर्स एंड समटाइम्स ऑफ द रिस्ट, और ये स्पेशली फ्लेक्सर साइड पर ज़्यादा होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स कॉज्ड बाय प्रेशर इंजरी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, या फ्रैक्चर हुआ और उसे बहुत टाइट पट्टी बांध दी गई तो वो आर्टरी कंप्रेस होगी, इस वजह से भी हो सकता है। और इसमें मसल्स की फाइब्रोसिस स्टार्ट होने लग जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर होता है। जब भी किसी जगह पर फाइब्रोसिस होती है ना, तो वहाँ कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस में सबसे लास्ट स्टेप होता है कोलेजन फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन, जो उस जगह को जोड़ने में मदद करती है। जब भी हमारे वूंड्स भी हील करे होते हैं तो वहाँ पर भी कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो अगर वो कोई मसल था और उसकी जगह पे फाइब्रोसिस हो गई है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो वो एक परमानेंट सी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आ जाएगी, आप उसे वापस से रिलैक्स नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ कॉन्ट्रैक्चर वर्क्स। उसके बाद है टीनोसाइनोवाइटिस, यानी टीनो मीन्स टेंडन, साइनोवाइटिस मीन्स साइनोवियल शीथ, इनकी इन्फ्लेमेशन, इन दोनों चीज़ों की। तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पंक्चर इंजरीज हो जाती हैं, कॉज इन्फेक्शन ऑफ साइनोवियल शीथ ऑफ द डिजिट्स, बस आपने याद रखना है टेंडन और साइनोवियल शीथ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो लिटिल फिंगर इज यूजुअली कॉन्टिन्यूस विद द कॉमन साइनोवियल शीथ। अच्छा, आपने अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा पढ़ा है, ठीक है, उनको भी साइनोवियल शीथ ने सराउंड किया होता है। तो जब वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो भी टीनोसाइनोवाइटिस में आती है, ठीक है। और अगर सिर्फ रिंग फिंगर में हुई है तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द अल्नर बर्सा, तो वो पूरे अल्नर बर्सा में स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। और अगर थंब में है तो चूंकि वो रेडियल बर्सा से कनेक्ट होता है तो वो रेडियल बर्सा में स्प्रेड कर सकता है। ये इसका स्प्रेड बताया हुआ है, ठीक है, आगे इसको आप रीड कर सकते हैं। देन वी हैव रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, इट इज़ द इस्कीमिया एंड साइनोसिस ऑफ डिजिट्स accompanied by pain due to anatomical abnormality और underlying disease। किसी भी वजह से फिंगर्स की जब ब्लड सप्लाई डिजिट्स की इम्पेयर हो गई है, इस्कीमिया हो गया, तो उनकी एक स्पेसिफिक वाइटिश ब्लूइश अपीयरेंस हो जाएगी, उसको हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी बनी हुई है। व्हेन इट हैपन्स ब्लड कांट गेट टू द सर्फेस ऑफ स्किन एंड द अफेक्टेड एरियाज टर्न वाइट एंड ब्लू, ये वाली अपीयरेंस होती है। उसके बाद है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर और मैलिट फिंगर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉज क्या है, और इसके अंदर कॉज नहीं, इसमें मैनिफेस्टेशन कैसे होती है डिजीज़ की। इसमें क्या होता है कि आपकी एक फिंगर जो है वो बेंट पोजीशन में रह जाती है, ठीक है, और वो बेंट होती है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर, ठीक है। या फिंगर में बेंड और स्ट्रेटन विद अ स्नैप लाइक ट्रिगर बीइंग पुल्ड एंड रिलीज्ड, और जब आप उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रिगर सा आपको फील होगा। ट्रिगर फिंगर को हम स्टीनोजिंग टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द फ्लेक्सर टेंडन डेवलप्स अ नोड्यूल और स्वेलिंग दैट इंटरफेयर्स विद इट्स ग्लाइडिंग थ्रू द पुली कॉजिंग एन ऑडिबल क्लिकिंग और स्नैपिंग, जैसे नकल्स की जब आवाज़ आती है। सिम्टम्स आर पेन एट द जॉइंट्स एंड क्लिकिंग व्हेन एक्सटेंडेड और फ्लेक्सिंग द जॉइंट। जब आप जॉइंट्स को एक्सटेंड और फ्लेक्स करेंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, इस कंडीशन में हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। मैरिट फिंगर और बेसबॉल फिंगर क्या होती है, इसमें भी फ्लेक्शन होती है बट डिस्टल फेलेंक्स की होती है, उसमें प्रॉक्सिमल की होती है, इसमें डिस्टल फेलेंक्स की होती है। अगर आपको फिंगर के फेलेंक्स याद हो तो हमारे पास ये स्ट्रेट है ना, एक फेलेंक्स यहाँ है, एक जॉइंट, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, और ये टिप ऑफ फिंगर है, ठीक है, जो हमारे पास पहले हमने पढ़ा है। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि ये वाली स्टेज होती है, यानी ये वाला जॉइंट सही होता है, इसमें जो है वो बेंड हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाती है। जबकि जो मैलेट फिंगर है उसके अंदर ये सही होता है, और ये इसमें इस लेवल पर डिस्टल वाले के लेवल पर फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू एवर्जन ऑफ लेटरल बैंड्स ऑफ एक्सटेंसर टेंडन टू द डिस्टल फेलेंक्स, इट इज सीन इन बास्केटबॉल प्लेयर्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल, ठीक है। उसके बाद है हैमर फिंगर, जिसको हम बोटोनियर डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिडिल फेलेंक्स एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मिडिल फेलेंक्स की फ्लेक्शन हो जाती है और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स सेम यही वाली कंडीशन होती है, ड्यू टू एन एवल्जन ऑफ सेंट्रल बैंड ऑफ एक्सटेंसर टेंडन टू द मिडिल फेलेंक्स और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी कॉज डिफरेंट होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और मिडिल फेलेंक्स की वजह से, ठीक है। ट्रिगर फिंगर में कॉज क्या है, इसमें आपको टीनोसाइनोवाइटिस की वजह से भी हो सकता है और नोड्यूल और स्वेलिंग की वजह से होता है, ठीक है, जो कि पुली के तौर पर जो नॉर्मल वर्किंग होती है, और इसमें आवाज़ें भी आती हैं, ऑडिबल क्लिकिंग होती है जब आप एक्सटेंड और फ्लेक्स कर रहे होते हैं जॉइंट्स को। उसके बाद है वेट ट्रांसमिशन इन अपर लिम। जब भी आप हाथ से कोई बहुत सा भारी सा वजन उठाया ना, तो ऐसा नहीं है कि वो वेट यहाँ पर ख़त्म हो गया, पूरा वेट फोर आर्म शोल्डर और फिर वो पूरा ट्रंक से होते हुए लोअर लिम में वेट ग्राउंड में जाकर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पूरी वेट की ट्रांसमिशन है, ये इधर लिखी हुई है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट अपर लिम। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।